Okay, hey, all right, and welcome to all in today's द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज है 14 फरवरी। तो आज की टॉप न्यूज़ देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ आई हुई हैं। अडानी केस है, ICHR है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पूरे न्यूज़पेपर में हम पेज वाइज डिस्कशन करते हैं। हर एक जो न्यूज़ में जो भी ग्रीन हाईलाइटेड होता है वो मेजर हम न्यूज़ डिस्कस करेंगे, बाकी जो येलो हाईलाइट होगा वो करंट में क्या चीज़ है वो डिस्कस करेंगे। पेज वाइज आपको जो है नोट्स भी दिया करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को नोट शो कर देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें आज हम पूरे न्यूज़पेपर प्लस एडिटोरियल से डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम सीक्वेंस वाइज ये चीज़ें फिर से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। जिस बच्चे ने भी टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है वो डाउनलोड कर ले। हमारे 3 ग्रुप हैं, एक है सिविल सहयोगी, जैसा लिखा गया है आप उसी को मेंशन करें। सिविल सहयोगी में हमारे 4000 प्लस जो UPSC मेंबर हैं वो जुड़े हुए हैं। सिर्फ हिंदू न्यूज़पेपर आप अगर चाहते हैं उनके नोट्स तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सिमिलर पंकज बोहरा ऑफिशियल टाइप करना है, आपको DP मिल जाएगी। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि 14 फरवरी के कौन कौन से न्यूज़ हमको चाहिए। आपको सर्च बॉक्स में अगर हमारा न्यूज़पेपर डेली का नहीं मिलता तो हिंदू एनालिसिस बाय पंकज बोरा आप सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आज में इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है। ये UPSC GS1 और GS2 में पूछा जा सकता है। ठीक है, सेकंड आपका है इन्फ्लेशन इन इंडिया, भारत में महंगाई कैसे कंट्रोल करते हैं। ये आता है GS पेपर 3, मॉनेटरी पॉलिसी का एक हिस्सा है। राइट, उसके बाद नेक्स्ट है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्या होता है, कौन सी बॉडी के अंदर आता है। जैसे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है, 1861 में बना था। वैसे ही GSI भी आपसे पूछा जा सकता है। जल जीवन मिशन क्या होता है, इसके अंतर्गत कितने घरों को टैप वाटर कनेक्शन दिए जा रहे हैं और जल जीवन मिशन में होता क्या है। ट्राइफेड क्या है, और बहुत सारे ऐसे नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब और बहुत सारी चीज़ें आज न्यूज़ में दी गई हैं। राइट, साथ ही साथ वन धन योजना क्या होती है, वेलफेयर स्कीम जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए क्या होते हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए आ जाते हैं पेज नंबर 1 में। जो पेज नंबर 1 में चीज़ें दी गई हैं हम सिर्फ उसी न्यूज़ को पढ़ेंगे जो हमारी काम की है। बट आज पेज नंबर में बहुत दिनों बाद ऐसा देखने को मिला है कि पेज नंबर 1 में बहुत सारी न्यूज़ हमारे काम की आ चुकी हैं। नहीं तो हम सीधे इग्नोर करते थे। कैसी न्यूज़ को हम अभी इग्नोर करेंगे। हालांकि वीमेन देखिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। विमेन प्रीमियर लीग, जैसे IPL होता है ना वैसे WPL भी चल रहा है, विमेन प्रीमियर लीग। और मैं कहूँगा एक बहुत अच्छी बात है कि भारत की विमेंस क्रिकेट टीम को इतना बड़ा मौका दिया जा रहा है, जहाँ पर स्मृति मंधाना जो है 3.4 करोड़ में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए खेलेंगी। और सबसे अच्छी बात है कि जो भारतीय महिलाएं क्रिकेटर हैं टॉप 10 में उनको ही खरीदा गया है। स्मृति मंधाना फर्स्ट में है 3.4 करोड़ में, दीप्ति शर्मा है 2.6, UP वॉरियर्स से खेलेंगी। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है कि ये विमेन एम्पावरमेंट देखने को मिलता है और बहुत सारी महिलाएं इसको देख के क्रिकेट में जो गर्ल्स हैं और महिलाएं क्रिकेट में अपनी रुचि जाहिर करेंगी। राइट, दे विल शो इंटरेस्ट इन द क्रिकेट। ठीक है, बट चलिए ये तो हमारा वो वाला हो गया जो डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा। बट मैं एक अच्छी बात थी कि विमेन एम्पावरमेंट देखने को मिलता है। बहुत सारी गर्ल्स और ज़्यादा मोटिवेट होंगी कि यस क्रिकेट में एक कैरियर हो सकता है। चलिए बात करते हैं अब मेजर चीज़ों की। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा आपको अडानी ग्रुप की। अडानी, गौतम अडानी एक ऐसा नाम जो हाल ही में इंडिया में रैंक 1 में थे कि टॉप रिचेस्ट है इंडिया में। अब होता क्या है, 24 जनवरी, आज है 14 फरवरी, बट 24 जनवरी को एक रिपोर्ट आती है। ये रिपोर्ट रहती है US बेस्ड हिंडनबर्ग की। ये रिपोर्ट कहती है कि जो अडानी, गौतम अडानी की पूरी प्राइवेट लिमिटेड है वहाँ पर कहीं ना कहीं स्टॉक का मैनिपुलेशन किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा लोन है इस पर और फिर भी यहाँ पर इनकी वैल्यूएशन बढ़ते जा रही है। तो हिंडनबर्ग ने कुछ बहुत सारे पेजेज में अपनी रिपोर्ट जाहिर करी। आपको रिपोर्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? स्टॉक मैनिपुलेशन का मतलब होता है, जैसे देखो हर एक स्टॉक में होता है, पहले अपने ही देखो गवर्नमेंट से बैंक से लोन लिया और अपने ही रुपए से शेयर की वैल्यू बढ़ाई और फिर अचानक से बेच दी। ये होता है स्टॉक मैनिपुलेशन। दूसरा स्टॉक मैनिपुलेशन भी हो सकता है
जैसे घोस्ट कंपनीज होती हैं उनको शेयर दिलवा देना, हालांकि वो शेयर अपने हो, बहुत तरीके से स्टॉक मैनिपुलेट हो सकता है। बट इसके बाद सरकार ने एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई से पूछा कि बताओ यार, जो गौतम अडानी पे जो लोन चल रहा है वो सही है या नहीं। तो एसबीआई और आरबीआई का ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है कि यस, कोई इश्यू नहीं है भाई साहब, हमने लोन दिया है और अभी चिंता करने की बात नहीं है। बट आज की इस बॉडी में अभी यहाँ पर सेबी को लगाया गया था, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी क्या करती है, जो भी शेयर मार्केट होती हैं उनसे रिलेटेड लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। बट अब यहाँ पर क्या आ चुकी है, यहाँ पर आ चुकी है केंद्र सरकार, जिसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, प्लस आ चुकी है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि हम एक 3 मेंबर पैनल बनाएंगे। सोचो कितनी बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट खुद एक कमेटी बना रहा है, सुप्रीम कोर्ट खुद एक कमेटी बना रहा है। बट यहाँ पर केंद्र सरकार ने और सेबी ने एक ही रिक्वेस्ट की है सुप्रीम कोर्ट से। यार सुप्रीम कोर्ट को तो ऑर्डर नहीं दिया जा सकता, सिंपल सी बात है, जुडिशियरी सबसे बड़ी है, राइट। तो केंद्र सरकार और सेबी सुप्रीम कोर्ट की उस कमेटी से कहते हैं। अब वो कमेटी के हेड कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी, ठीक है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार और सेबी सजेस्ट कर रही है सुप्रीम कोर्ट पैनल से कि हाँ ठीक है, आप लोग रिसर्च करो, पूरा रिपोर्ट बनाओ, बट अचानक से जो भी रिपोर्ट दो एक सील्ड कवर में देना। अब ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर हाल ही में शेयर मार्केट पर लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं। अमेरिका में 30 से 34%, ठीक है, बट भारत में 2 से 5% ही पॉपुलेशन शेयर्स में, बाकी दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट करती है। तो केंद्र सरकार और सेबी ने कहा है कि अगर आप नाम उजागर भी करें तो टू द कोर्ट कमिटी मैंडेट एंड द नेम ऑफ इट्स मेंबर इन ए सील्ड कवर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द मार्केट फ्रॉम एनी अपसेट। सोच रहे हो कि अचानक से कोई ऐसी खबर आ जाती है कि हाँ गौतम अडानी ने मैनिपुलेट किया या ये चीज़ें की, हालांकि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, बट एक सजेशन दिया गया है कि आप जो भी डिसीजन लें वो थोड़ा सोच समझ के लें, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा अपसेट हो सकती है, उथल पुथल मार्केट में मच सकती है। क्यों, क्योंकि मेरे जैसे आप जैसे लोगों ने इन्वेस्ट किया है, अचानक से शेयर गिर जाते हैं सपोज, तो लॉस किसका होगा, लॉस उन अमीरों को नहीं होगा, लॉस होगा जो मिडिल क्लास लोग अभी अभी इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं। हालांकि ये चीज़ें बताई गई हैं, बट वेरी रेलिवेंट बिकॉज एनी अनइंटेंशनल जो मैसेज होगा टू इंटरनेशनल और डोमेस्टिक इन्वेस्टर को हार्म कर सकता है। तो यहाँ पर समझ में आ गया, चाहे इंटरनेशनल इन्वेस्टर हो चाहे डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो, उनको थोड़ा सा क्या है मदद नहीं मिल पाएगी, जो फ्लो ऑफ मनी है वो भी तेज़ी से नहीं होगा। चलिए जब ये रिपोर्ट आएगी तब हम डिस्कस कर लेंगे सुप्रीम कोर्ट की पैनल क्या कहती है अडानी केस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सबसे पहले आर्टिकल 2 और 3 बताता हूँ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में क्या लिखा है, आर्टिकल 1 में लिखा है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इंडिया दैट इज़ भारत, मतलब सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया है। हालांकि आर्टिकल 1 में सिर्फ ये बताया जाता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारे स्टेट्स के नेम, शेड्यूल, ऐसी चीज़ें में आ जाते हैं, राइट, पार्ट में। नाउ आर्टिकल 2 और 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, मैं आप लोगों को एक ये चीज़ें बता देता हूँ कि आर्टिकल 2 और 3 कहता है कि पार्लियामेंट यानी कि हमारी लोकसभा और राज्यसभा और प्रेसिडेंट एक नया राज्य बना भी सकते हैं, एक नई यूनियन टेरिटरी बना भी सकते हैं, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हमारी लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनी, ठीक है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन जब बिल आया था, तब होता क्या है, तो लद्दाख एक ऐसी केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी बन जाती है जिसमें कोई असेंबली नहीं होती। असेंबली मतलब विधायकों के लिए असेंबली जो कानून पास करते हैं, है ना। जैसे उत्तराखंड में एक असेंबली होती है, हिमाचल में एक असेंबली होती है, पर जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली होगी, वहाँ विधायक चुने जाएंगे, ठीक है। तो 2 असेंबली बनाई गई यूनियन टेरिटरी, लद्दाख में असेंबली नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर में है। और कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी हैं जिसमें असेंबली है, जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड पुडुचेरी और थर्ड दिल्ली। दिल्ली में भी किसकी सरकार है, यूनियन टेरिटरी होते हुए भी आम आदमी पार्टी की सरकार है वहाँ पर। तो अब सिंपल सी बात है, मैंने कहा जम्मू एंड कश्मीर में क्या है फिर
असेंबली हैं। तो असेंबली है तो सिंपल सी बात है, कितने लोग चुने जाएंगे, कितने विधायक चुने जाएंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, डिलिमिटेशन एक्ट 2002। तो सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा डिलिमिटेशन क्या होता है और कब आया था। ये डिलिमिटेशन एक्ट आया था 2002 में। अब देखो क्या होता है, इससे पहले का भी डिलिमिटेशन था, बाद में डिलिमिटेशन होते रहते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरा राज्य है उत्तराखंड। देखो जो भी बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं उत्तराखंड में विजिट कर सकते हैं, और उत्तराखंड एज ए टूरिज़्म डेस्टिनेशन बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। जो उत्तराखंड की सरकार है टूरिज़्म में वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, और बड़े बड़े चार धाम जो हैं वो उत्तराखंड में ही हैं। बट बात आती है उत्तराखंड के एक डिस्ट्रिक्ट की, चंपावत की, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो चंपावत में दो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं विधायक की, ठीक है। एक है लोहाघाट जो कि चंपावत से 13 किलोमीटर दूर है, दूसरे खुद चंपावत। तो यहाँ से दो एमएलए खड़े उठते हैं। तो डिलिमिटेशन का मतलब वही होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया है तो वहाँ पर कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज बना सकते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड का एक ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है चंपावत, उसमें दो कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, चंपावत और लोहाघाट। तो वहाँ कुछ लोग जहाँ लोहाघाट कॉन्स्टिट्यूंसी वाले हैं वो लोहाघाट वाले विधायक को वोट करेंगे, जो चंपावत वाले हैं चंपावत को वोट करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 3 में ही क्या लिखा है, कैन ऑलवेज प्रोवाइड फॉर रीएडजस्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज इन द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड स्टेट। तो आर्टिकल 3 में ही ये लिखा गया है कि आर्टिकल 3 कहता है, अनुच्छेद 3 कहता है कि जो नई नई राज्य, नए नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं उनके लिए कॉन्स्टिट्यूंसीज रीएडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर आ गया। तो यहाँ पर आर्टिकल 2 और 3 आ गया कि हम कोई भी जो पार्लियामेंट है कोई भी नया राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है। आर्टिकल 3 क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूंसीज का रीएडजस्टमेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ है ICHR, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ये क्या कहती है, ये कह रही है कि हमें हिस्ट्री को रीराइट नहीं करना है। ऐसा यूनियन के केंद्र के एजुकेशन शिक्षा मंत्री कहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी। ये कहते हैं कि हम हिस्ट्री को रीराइट नहीं करेंगे, बल्कि जो मेजर इवेंट जो छूटे हुए हैं, मेजर जो पर्सनालिटीज़ हैं जिनके बारे में नहीं मेंशन है, वो हम अपनी बुकों में ऐड कर देंगे। ऐसा किसने कहा, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने। तो यहाँ तक वीडियो देख ली है, और सर्च बॉक्स में टाइप, ये चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ये चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी ये जो चैनल है वो प्राइवेट हो जाएगा। बट उससे पहले जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो ये चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री में मिलता है एक जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो चीज़ें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के बारे में बता दूं, हिस्टोरिकल रिसर्च सॉरी। तो UPSC GS1 मिनिस्टर ऑफ स्टेट सत्यपाल सिंह ने इन्फॉर्म किया लोकसभा को कि गवर्नमेंट हैज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड द ICHR न्यू दिल्ली फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर। अब UPSC GS1 जब भी गवर्नमेंट बॉडी के बारे में आता है ये पूछा जाएगा। तो ICHR क्या है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है HRD की, या आप क्या कहोगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, ठीक है। HRD मिनिस्ट्री क्या बन चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये बनी कैसे थी, ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर रजिस्टर है और 1972 में बनी थी। आप कहोगे यार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर इस्टेब्लिश की गई थी, इसका मतलब क्या है। मैं कहूँगा जो भी शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े हुए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं, द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन विच आर रिलेटेड टू एजुकेशन एंड हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स, दे कैन और दे विल रजिस्टर अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो जो भी शिक्षा और स्वास्थ्य की चीज़ें हो रही हैं वो इसी में आपको देखने को मिलेगी, और ये 1972 में बनी थी, ठीक है। अब इसका काम क्या है, हिस्टोरियंस को लाएगा, अगर हमारी हिस्ट्री ख़राब है या गलत लिखी गई है तो उसको चेंज करने का इसको पूरा अधिकार होता है। ICHR को रिकॉन्स्टिट्यूशन करने के बाद क्या की गई, ICHR 1972 में बना था, ठीक है। तो सरकार ने ICHR न्यू दिल्ली को फिर से 3 साल के लिए बनाया। और कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे, इसमें एक एमिनेंट हिस्टोरियन होगा, कि मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञानी, जो कि भारत सरकार नॉमिनेट करेगी और वही उसका चेयरमैन भी रहेगा। और 18 हिस्टोरियंस भी होंगे जो कि खुद भारत सरकार ही नॉमिनेट करेगी। और एक UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि यूनिवर्सिटी को पूरा
उनका सिलेबस बताती है, वहाँ का एक बंदा होगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजी से भी एक बंदा होगा, नेशनल आर्चीव से भी एक बंदा होगा, और ये पूरा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन काम करती है, ठीक है। तो देखो हमारा न्यूज़पेपर में तो पहले पेज से हमने पूरी न्यूज़ पढ़ ली है। एक ये न्यूज़ है, रिटेल इन्फ्लेशन राइजेस टू 6.52% जनवरी में। पिछले 3 महीने में सबसे ज़्यादा ये इन्फ्लेशन देखने को मिला है, और 2 मंथ स्ट्रीक बिलो द 6% मार्क विद कंज्यूमर फूड प्राइसेस हार्डनिंग अगेन टू 5.94%। जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो बढ़े हैं। इवन रूरल इन्फ्लेशन विच हैज़ आउटस्ट्रिप्ड अर्बन इन्फ्लेशन इन रिसेंट मंथ अप टू 6.05%। पर क्या ये आपको डिजिट्स याद करने हैं? नहीं, ये तो अगले महीने चेंज हो जाएंगे, ठीक है। बट आपको जानना है कि भारत में अगर महंगाई मापते हैं तो किस चीज़ से मापते हैं। तो बात करते हैं इन्फ्लेशन इन इंडिया, जीएस पेपर 3 मॉनेटरी पॉलिसी। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि आज न्यूज़ ही इतनी है। कल के पेपर तक आप देखोगे कोई न्यूज़ नहीं, सब पॉलिटिकल पॉलिटिकल पॉलिटिकल, पूरा ऐड छपा रहता है। कभी कभी पता नहीं हिंदू को थोड़ा सा वो हो जाता है कि अरे देना चाहिए यूपीएससी लाइक। इन्फ्लेशन इन इंडिया जीएस पेपर 3 मॉनेटरी पॉलिसी पूछा जाएगा। तो भारत में 2 तरीके से महंगाई मापी जा सकती है। फर्स्ट वन इज़ WPI, दैट इज़ होलसेल प्राइस इंडेक्स, और दूसरी है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो 2 तरीके से, मतलब होता है ना मैथ्स में एक क्वेश्चन करने के 2 फॉर्मूले होते हैं, है ना। तो मैथमेटिशियन किसको एक्सेप्ट करेंगे, वैसे ही यहाँ पर भी होता है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि किसको सरकार या रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने महंगाई, पूरे भारत में महंगाई मापने के लिए यूज़ किया है। देखो अप्रैल 2014 में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि हम CPI को अडॉप्ट करेंगे महंगाई मापने को। तो सबसे पहले हम CPI ही पढ़ते हैं, CPI है क्या, ताकि आप समझ और ज़्यादा उस पर फोकस करो जो हमारे काम की है, ठीक है। न्यूज़ CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, WPI भी बताऊंगा, बट सबसे पहले जिससे मापते हैं वो तो कंटेस्ट हो जाए आपको, ठीक है। CPI को कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब ये क्या होता है, जनरली जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज में चेंजेस होते हैं वो CPI बताता है। देखो WPI जो होता है वो सिर्फ गुड्स के बारे में बताता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो CPI है, चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो, जितना महंगाई हो और महंगाई कम हो वो कैलकुलेट करेगा। CPI 4 टाइप का होता है। एक होता है CPI फॉर IW, जिसे इंडस्ट्रियल वर्कर कहते हैं, CPI फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर, CPI फॉर रूरल लेबरर, CPI फॉर रूरल अर्बन कॉम्बाइंड, राइट। ऑफ दीज पहले 3 जो IW, AL और RL होता है, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबरर, रूरल लेबरर, ये तीनों को कंपाइल किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। जो चौथा होता है CPI फॉर रूरल अर्बन कॉम्बाइंड, जो चौथा कंबाइन करता है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर भी आता है। कोई कहेगा CPI का बेस ईयर क्या है, तो आप कहोगे 2012, यानी कि इसका मतलब क्या है, मैं कहूँगा एक अनानास की कीमत, चलो अनानास नहीं, ये फ़ोन जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस फ़ोन की कीमत 2012 में मान के चलो 100 रुपया थी, ठीक है। क्या थी, 100 रुपया थी। अभी चल रहा है 14 फरवरी 2023, ठीक है। सपोज मेरे को फ़ोन किसी को गिफ्ट करना हुआ, मैं कहूँगा कि यार आज तो 14 फरवरी, आज तो गिफ्ट करना बनता है। मजाक कर रहा हूँ, कोई गिफ्ट मत करना। 100 रुपये है, तो 100 रुपये है, तो अब सपोज 2023 में इसकी वैल्यू 250 रुपये हो चुकी है। तो मैं कहूँगा पूरा महंगाई कितने रुपये की होगी, 150 रुपया की, 150 रुपया देगा, ठीक है। आपने हेरा फेरी मूवी देखी होगी, तो मजाक कर रहा हूँ। तो बात करते हैं CPI, जब बेस ईयर है 2012 है, तो यहीं 2012 के बेस ईयर से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब जो UPSC में पूछा गया था, बहुत बड़ी चीज़, कि जो CPI होता है उसमें वेटेज दिया जाता है बहुत सारी चीज़ों को। तो CPI में जो फूड को वेटेज दिया था वो 46% दिया है, और देन WPI, देखो फूड का कंजम्पशन ज़्यादा होता है तो CPI में उसको वेटेज कितना दिया है,
46%। वहीं WPI में फूड को वेटेज दिया 24%। अब देखो एक और चीज़ जो कि काम की है, CPI। मैंने कहा CPI 4 होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबरर। वैसे तो CPI का बेस ईयर 2012 है, बट जो पहला वाला ये है CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, इसका बेस ईयर 2016 कर दिया, चेंज सबका नहीं किया है, सबका 2012 ही है, जो सिर्फ इंडस्ट्रियल वर्कर वाला है 2016 वाला है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। दोनों में डिफरेंस बहुत सिंपल है। जो WPI होता है वो प्रोड्यूसर लेवल पर ट्रैक करता है, CPI जो होता है कंज्यूमर लेवल पर ट्रैक करता है। मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स ऐसा होता है कि प्रोड्यूसर जहाँ से बनाते ही हैं और बल्क लेवल पर जहाँ पर आता है। बट एट द एंड CPI क्या होता है, जो आप दुकान से टॉफ़ी भी लेने जाओगे ना, इवन उस लेवल पर ये कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर WPI सर्विसेज को कैप्चर नहीं करता, CPI करता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि WPI का क्यों यूज़ नहीं करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। ये है जियो साइंस कम्युनिटी। अभी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी जियोलॉजिकल हेरिटेज है, जैसे फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स यानी कि आप कह सकते हैं कि मान के चलो बहुत पुराना डायनासोर होगा, उसके रिमेनिंग्स अभी भी बचे हैं, तो कितने अभी काम के होंगे। सोचो उस रिमेनिंग से जो जियोलॉजिस्ट हैं कितनी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स, नेचुरल स्ट्रक्चर कोई। तो यहाँ पर जियो साइंस कम्युनिटी उन्होंने ये बोला है कि पैनल को एक बिल लेके आओ। तो एक बिल भी आया जिसे बोला गया ड्राफ्ट जियो हेरिटेज साइट जियो रेलिक्स प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल 2022। अब इस बिल में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि जितनी भी जियो हेरिटेज साइट्स हैं उनको हम सुरक्षित करेंगे। अब कौन कौन सी साइट्स इसके अंदर आ सकती हैं। सबसे पहले ऐसी साइट्स जिनमें जियो रेलिक्स हैं, फिनोमिनन है, स्ट्राटिग्राफिक्स हैं, मतलब कुछ लेयर्स हैं, टाइप सेक्शन है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हैं, लैंडफॉर्म्स हैं, जो भी हमारे काम का है वो। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऐसी कुछ 32 जियो हेरिटेज साइट्स या नेशनल जियोलॉजिकल मोनूमेंट्स प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। साथ ही साथ हमने यूनेस्को का कन्वेंशन अगर साइन किया है तो हमें क्या करना चाहिए, नेचुरल हेरिटेज इंडिया को एक लॉ बनाना चाहिए जियो हेरिटेज से भी रिलेटेड। हमने वर्ल्ड कल्चर नेचुरल हेरिटेज पे बिल बनाया है, तो हमें जियो हेरिटेज पे भी एक बिल बनाना चाहिए। इस बिल में ये बोला गया है कि 100, यहाँ पर देखो 100 मीटर के अराउंड अगर कोई कंस्ट्रक्शन करता है, ऐसी साइट मिल गई, फिर उसके 100 मीटर के अराउंड कोई कंस्ट्रक्शन करता है तो उसको 5 लाख का फाइन और कुछ जेल भी हो सकती है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में हम देख लेते हैं। ये 170 साल पुराना है और ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आता है, तो इसको हम पूरा देख लेते हैं। ये बिल पता चल गया होगा आपको, इसको देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से रिलेटेड है, अटैच्ड मिनिस्ट्री है। यह 1851 में बनी थी। देखो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में बना है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1851 में बना है, और इसे बोला जाएगा वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन पूरे विश्व में, और कंट्री में सेकंड ओल्डेस्ट सर्वे देखने को मिलता है। प्राइम प्रोवाइडर क्या करेगा, अर्थ साइंस बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देगा, और जियो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मिनरल रिसोर्स का असेसमेंट भी करने में भी ये सक्षम रहता है। अगर आज देखोगे, आज हो चुके हैं 23 मिनट। 23 मिनट में हमारा पूरा न्यूज़पेपर ख़त्म हो जाता था, बट आज के न्यूज़ में ICHR भी दिया है, आर्टिकल 2 और 3 दिया है, ये वाला पूरा बता दिया, भारत में इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करते हैं ये पूरा बता दिया, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बता दिया। अब देखो पेज नंबर 2, फिर से वही हरकत शुरू कर देगा हिंदू एनालिसिस। ठीक है, ये कोई काम का नहीं, जामिया का वायलेंस चल रहा है, फिर इतना बड़ा ऐड ये बिल्कुल भी नहीं करना। फिर सिटी देखो, मेयर के इलेक्शन होने वाले हैं दिल्ली में, जब होंगे तब देखेंगे MCD के इलेक्शन। यहाँ पर ये अब यहाँ पर देखो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, ये क्या है, क्या इसको एक संविधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है NCST को? मैं कहूँगा हाँ। देखो पहले नहीं था। देखो आर्टिकल 338 मैं पूरा लक्ष्मीकांत से पढ़ाऊँगा इसको, और लक्ष्मीकांत की क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, वो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट। मैं इस पूरे
वीडियो के नीचे अटैच कर दूंगा लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट। आगे भी आते रहेंगे उसके चैप्टर में, उसको पूरा करवाऊंगा लक्ष्मीकांत को। कुछ तो मैंने बोर्ड में, वाइट बोर्ड में पढ़वाए हैं, कुछ सिंपल उसमें। तो आर्टिकल 338 क्या होता है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक है, तो अब होता क्या है? 89th देखो जो जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 जो 3 है, उसने नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट को तोड़ा नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब में। तो ये आता है आर्टिकल 338 ए। तो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब क्या है? आर्टिकल 338 ए। ये कमीशन ये करता है कि जितने भी ट्राइबल यानी कि आदिवासी जनता है उनके इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उनके इंटरेस्ट को क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है। तो अब होता क्या है? गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव अगर आप देखोगे, जिसको गुरुग्राम कर दिया गया, तो वहाँ एक कपल ने एक छोटी बच्ची को क्या करा होगा? अपने डोमेस्टिक घर के काम करने के लिए रखा होगा। जब वो काम करती नहीं होगी तो उसको अब्यूज़ किया जाता था, उसको पीटा जाता था, एंड इवन टॉर्चर भी किया जाता था। तो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब ने एक एक्शन लिया, सुओ मोटो। सुओ मोटो का मतलब क्या होता है? देखो एक यहाँ पर लिखा है सुओ मोटो। सुओ मोटो का मतलब होता है स्वयं से कोई चीज़ इनिशिएट करना। ऐसा नहीं कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब पहले पुलिस से पूछेगी सर मैं एक्शन लूँ या नहीं, पर इन ऐसी इंस्टीट्यूशन, ये तो इवन संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके बारे में लिखा गया है। तो ये सुओ मोटो ले सकते हैं स्टेप, मतलब खुद से स्टेप लेना। ऐसा नहीं कि मैं कंप्लेन करूँगा तभी स्टेप लिया जाएगा। तो NC/ST के बारे में कुछ आर्टिकल 338 ए ये याद रखना है। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 ये याद रखना है। ठीक है, और ये ट्राइब से रिलेटेड है, ये याद रख लेना है। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज है बीजेपी। नेक्स्ट पेज है ये, देखो 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया? बेंगलुरु में। बस यही आ सकता है। 14th एरो इंडिया कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स, यालाखाना एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु। तो एरो इंडिया में क्या, सिंपल सी बात है, जो हमारे स्पेस रिलेटेड हैं, डिफेंस रिलेटेड हैं, उन चीज़ों को दर्शाया गया है। साथ ही साथ हमने टारगेट भी बनाया है कि हम अपने जो डिफेंस के एक्सपोर्ट हैं 1.5 बिलियन से लेके 5 बिलियन तक बढ़ा देंगे 2024-2025। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी हम विमान बनाएंगे, डिफेंस की चीज़ें बनाएंगे, वो मेक इन इंडिया बना रहे हैं, तो अब हम दूसरे देशों को भी सप्लाई कर रहे हैं, तो हम अपना डिफेंस का एक्सपोर्ट भी बढ़ाना चाह रहे हैं। इस बात के एग्जीबिशन में ख़ास बात क्या है? ये 14th एडिशन है एरो इंडिया का, बेंगलुरु में हुआ। 80 से ज़्यादा देशों ने यहाँ पर हिस्सा लिया। साथ ही साथ 800 से ज़्यादा जो डिफेंस कंपनीज़ हैं, सोचो डिफेंस की कंपनी हैं, छोटी छोटी चीज़ें बनाती हैं, उन्होंने हिस्सा लिया। 100 से ज़्यादा फॉरेन थे और 700 से ज़्यादा इंडियन कंपनीज़ थी। तो 100 तो फॉरेन कंपनीज़ थी और 700 से ज़्यादा इंडियन कंपनीज़ थी जो डिफेंस में काम कर रही हैं, सोचो। और एक बहुत बड़ा स्टेप ये देखने को मिला है। यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम ने भी ये बोला हम डिफेंस टेक्नोलॉजी में टाई अप करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंडिया को देने की कोशिश करेंगे। चलिए अब आ जाते हैं एडिटोरियल पेज में। एडिटोरियल पेज पहला वाला हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई है कि गवर्नर किसको नहीं बनाना चाहिए, किसको बनाना चाहिए। बट हमने गवर्नर को बनाने के लिए ही तो कौन सा मॉडल लिया है? कैनेडियन मॉडल। कैनेडियन मॉडल होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। अगर ऐसा ही होता तो गवर्नर का हम अमेरिकन मॉडल अडॉप्ट कर लेते। हमने कैनेडियन मॉडल अडॉप्ट किया है, और जो कि कहता है कि केंद्र सरकार उनको अपॉइंट करेगी। ठीक है, उनका डायरेक्ट चुनाव नहीं होगा। तो इस बार के गवर्नर कौन बने हैं? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बने हैं। ठीक है, और बीजेपी के फॉर्मर जो मेंबर हैं वो भी बने हैं, राइट। तो गवर्नर का 153 से 167 तक आता है। गवर्नर के बारे में बात करूं, जितने भी स्टेट से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन होते हैं उन सब को अपॉइंट किया जाता है
गवर्नर के द्वारा, जैसे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं, और साथ ही साथ जितनी भी रिपोर्ट हैं असेंबली में जाने से, स्टेट असेंबली में जाने से पहले गवर्नर को सबमिट की जाती हैं। ठीक है, तो गवर्नर का बहुत बड़ा रोल है, बट इसको हम करेंगे नहीं। अब यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी एक सरकार के द्वारा स्कीम चलाई गई थी जल जीवन मिशन, अभी भी उसको देखेंगे। इसका मेजर एम है कि जितने भी ग्रामीण घर हैं ना, उनको 2024 तक पाइप्ड वाटर, मतलब टैप वाटर, नल के पानी से कनेक्शन मिलना चाहिए। तो इस पर जो वित्त मंत्री हैं हमारी निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने और ज़्यादा रुपए एलोकेट किए हैं, 69,684 करोड़ रुपए, जो कि 27% ज़्यादा है प्रीवियस से। साथ ही साथ जब जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड में हम देखते हैं एनालिटिक्स, तो यहाँ पर पता चलता है कि करीबन 11 करोड़ घरों को तो फ़ायदा हो चुका है, उनके पास टैप वाटर है, नल के कनेक्शन है, राइट। 100% भी राज्य बन चुके हैं, जैसे गोवा, गुजरात और हरियाणा और तेलंगाना। इन्होंने रिपोर्ट किया है कि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में 100% कवरेज देखने को मिला है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में भी 97% तक जो है टैप वाटर कनेक्शन दिए जा रहे हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जल जीवन मिशन है क्या। जल जीवन मिशन जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में ये पूछा जाएगा। राजस्थान ये कहता है कि हमको टैप वाटर कनेक्शन के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, ऐसा बोला गया है। जल जीवन मिशन ये कहता है कि 55 लीटर का जो पानी होना चाहिए पर पर्सन को एक दिन में मिलना चाहिए, ऐसा सरकार का पूरा एम है। 55 लीटर एक बंदे को एक दिन में। तो इसमें ज़्यादा फोकस किया गया है रूरल एरियाज़ में। साथ ही फंडिंग पैटर्न भी बता देता हूँ, जिस राज्य में भी ये लगाया जाएगा। अगर राज्य हैं केंद्र और हिमालयन स्टेट हैं और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, तो 90% खर्चा केंद्र सरकार करेगी, 10 राज्य पर। जो दूसरे राज्य हैं उसमें 50-50% होगा, और जो यूनियन टेरिटरी हैं उसमें केंद्र सरकार पूरा 100% खर्चा करती है। जल जीवन मिशन सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज लेवल पर बनाया जाता है, और हर जगह एक कमेटी उसकी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल गया है ये जल जीवन मिशन के बारे में। इसका मेजर एम क्या है, और सबसे पहले ये भी याद रख लो जल जीवन मिशन लॉन्च कब किया गया था। 73rd इंडिपेंडेंस डे, यानी कि 15 अगस्त 2019 को रेड फोर्ट से ये मिशन चलाया गया था। तो ये एडिटोरियल भी हो गया। नेक्स्ट एडिटोरियल है अर्बन प्लानिंग का। मैं ग्रीन उसमें जो पॉइंट होंगे वो सॉल्यूशन होंगे, और जो रेड होंगे वो नेगेटिव पॉइंट होंगे या चैलेंजेस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हाल ही में आपने देखा होगा उत्तराखंड का एक ज़िला है चमोली, डिस्ट्रिक्ट जिसे कहते हैं चमोली। चमोली में जगह है जोशीमठ। क्या है? जोशीमठ। वहाँ की न्यूज़ बहुत सिंपल थी कि घरों की दीवारें टूट रही थी, पानी बाहर आ रहा था। तो माना जाता है कि एस्टिमेट 12.6% इंडिया का जो लैंड एरिया है उसमें लैंडस्लाइड हो सकती है, स्पेशली 3 राज्यों में, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड में। और इवन ये और ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगा जब कोई ऐसे जोन में, देखो उत्तराखंड तो जोन 4 और जोन 5 में आता है। ठीक है, मिजोरम की बात करें तो जोन 5 में आता है। तो जोन 4 और जोन 5 में उत्तराखंड भी आता है। अगर माना जाता है कि अगर अर्थक्वेक आ जाता है 7 रिक्टर स्केल से ज़्यादा का, तो सोचो कितनी ज़्यादा चीज़ें ट्रिगर करेगा, बहुत लार्ज स्केल में डैमेज करेगा। तो अब आ जाते हैं सॉल्यूशन पे कि अर्बन प्लानिंग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सॉल्यूशन पहला कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि 1851 में बना था, उन्होंने पहले एक क्या किया है, एक्सरसाइज की है, जिसके बेसिस पे वो मॉनिटर करेंगे कहाँ पर ऐसा इश्यू आ रहा है। दूसरा पॉइंट है ऐसे एरिया जिनमें बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड का खतरा है, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को अलाउड नहीं करना चाहिए। तीसरा, जहां बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड का खतरा है वहां ह्यूमन इंटरवेंशन को कम कर देना चाहिए। ठीक है। चौथा पॉइंट, सिटीज़ को क्या करना चाहिए, इन्वायरमेंटल प्लानिंग और नेचुरल ओपन स्पेसेस बनाने चाहिए। लास्ट पॉइंट जो फ़ायदा है, अर्बन अथॉरिटीज़ यानी कि शहरी आबादीज़ और शहरी इंस्टीट्यूशन को भी शुड एसेस एंड
अपडेट डिजास्टर रिस्क एंड प्रिपेयर्डनेस प्लानिंग करनी चाहिए और अर्ली वार्निंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर देना चाहिए। ठीक है, ये बहुत बड़ी बातें होती हैं जो कि आपके काम आएंगी। ओपिनियन में आपकी कोई न्यूज़ नहीं है, ये कोई टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में भी कोई न्यूज़ नहीं है जो आपको कराना चाहिए। नेक्स्ट 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 ये है पेज नंबर 10 की। देखो, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या कितनी है? 34 है। तो 33 तो सीनियर मोस्ट जज होंगे और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। मैं सब लोगों को बधाई देना चाहूँगा जो भी इंडिया में रहते हैं कि आपके केसेस कहीं ना कहीं कुछ हद तक सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट 2 वैकेंसीज़ भी जो थी वो केंद्र सरकार ने फुलफ़िल कर दी है। ये जजेस को अपॉइंट कैसे करते हैं? जजेस को अपॉइंट करने के लिए एक सिस्टम बना रहता है जिसे कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है कि 5 जजेस की ग्रुप होता है, 4 सीनियर मोस्ट जज, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये लोग नेम सजेस्ट करते हैं केंद्र सरकार को, इन रिस्पॉन्स केंद्र सरकार उन पर हस्ताक्षर करके उनको जज बना देती है। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज है, जो अदानी का इश्यू है, तो कांग्रेस कहती है कि क्यों ना जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सेटअप की जाए ताकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही देख सकें। तो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी का सजेशन दिया है। हालांकि अगर ये सेटअप होती है तो हम इसको करेंगे। पॉलिटी के आपको नोट्स में देखने को मिल जाएगा जेपीसी के बारे में। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, प्रधानमंत्री जी ने ट्राइफेड आदि महोत्सव शुरू किया दिल्ली में 16 फरवरी से करेंगे, और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो नई दिल्ली में है वहाँ पर ट्राइफेड आदि महोत्सव शुरू होगा। ट्राइफेड आदि महोत्सव का मतलब क्या होता है? जो आदिवासीज होते हैं अपने जो प्रोडक्ट हैं वो उस मार्केट में बेचने आते हैं। साथ ही साथ मैं एक और बात बता देता हूँ, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे है, आईआईटी बॉम्बे है, वहाँ पर एक दलित स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। अब ये बहुत बड़ी बात होती है। वैसे ही अगर आप रिपोर्ट देखेंगे, जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है, वो 12th हायर एजुकेशन में बहुत कम अपना इनरोलमेंट करवाता है। अगर कोई इनरोलमेंट करवा देता है तो 18 साल का ये आईआईटी बॉम्बे में ये लड़का था, तो इसने सुसाइड कर लिया। सोचो कितनी ज़्यादा चीज़ें हो रही होंगी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये आप एग्जांपल देख सकते हैं कि मार्जिनलाइज सेक्शन को हायर एजुकेशन में कितनी ज़्यादा, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, कितना ज़्यादा उनको सेफ्टी की ज़रूरत है। साथ ही साथ ये देखो, ऐसा ही एक केस यहाँ पर भी हुआ उत्तर प्रदेश में, ज़िला है बिजनौर। तो एक दलित लड़का है, उसने 11th क्लास में वो पढ़ता था, उसने प्रिंसिपल की बोतल से क्या कर लिया, पानी पी दिया, तो उसको बहुत थपेड़े लगाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हमने पॉइंट आउट करनी है और इसको एज ए नेशनल लेवल पे फ्रेम करना है कि हाँ, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, चाहे हायर एजुकेशन है, मेजर तो हायर एजुकेशन है, तो उनमें एक तो इनरोलमेंट हो जाता है, बट उसके बाद उनकी सेफ्टी का क्या। ठीक है, राज्य सरकारों को कंपनसेशन दिया गया। देखो, जीएसटी आया था 101st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा और 2017 में ये इम्प्लीमेंट हुआ था। और यहाँ पर ये बोला गया है कि जो जीएसटी है, जीएसटी में ये बोला जा रहा था कि राज्यों को अगर ये नया टैक्स जीएसटी लागू करना है, अगर किसी राज्य को लॉस होता है तो उन राज्यों को हम कंपनसेशन देंगे। तो करीबन 86,912 करोड़ रुपए रिलीज किए गए एज ए जीएसटी कंपनसेशन, जो सभी राज्यों को दिए जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर से ट्राइफेड पढ़ा देता हूँ आप लोगों को। ट्राइफेड क्या होता है? इंट्रोडक्शन। सबसे पहले, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड, ये 1987 में आया था और इसका पूरा कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर देखती है। इसका हेडक्वार्टर या हेड ऑफिस आप कह सकते हो दिल्ली में है। इसके दूसरे रीजनल ऑफिसेज भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्राइफेड, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने संकल्प से सिद्धि एक स्कीम लॉन्च की थी और जो मेन एम है वनधन विकास केंद्र को डेवलप करना है विलेज एरिया में। ठीक है,
तो वन धन योजना भी बता देता हूँ। वन धन स्कीम एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर का और ट्राइफेड का। ये 14 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया था। इसका मेजर इनकम था जो आदिवासी थे उनकी इनकम को बढ़ाना। इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। वन धन विकास केंद्र इनिशिएटिव भी लिया गया जिसमें माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाएगा। सिग्निफिकेंस बहुत सही है कि नॉन टिम्बर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं वो बढ़ सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन करेंगी ट्राइफेड और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के कुछ मेंबर, और जो आदिवासी को जिस चीज़ से फ़ायदा हो वन धन विकास केंद्र बनाने की भी बात की जाएगी विलेज पे। अब देखिए नेक्स्ट वर्ल्ड लेवल के बारे में बात करते हैं। यूएस चाइना अब एक्यूजिशन लगा रहा है यूएस पे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 10 बैलून, जैसे हमने एक बैलून छोड़ा था उन्होंने 10 बैलून, और दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है। ठीक है, ट्रक ड्राइवर मर गया, कोई बात नहीं है, ये कुछ नहीं है। टर्की और सीरिया में आप सबको पता है 35,000 लोग मारे गए हैं। सोचो कितना बड़ी बात है कि 35,000 लोग एक साथ मारे जा रहे हैं ड्यू टू अर्थक्वेक। ड्रोन स्टार्टअप है गरुण एरोस्पेस और 22 मिलियन उसने रेज किए। ड्रोन मेकर गरुण एरोस्पेस सेड इट हैज़ रेज 22 मिलियन आउट ऑफ टारगेटेड फंड रेज ऑफ 30 मिलियन। उसमें से फंड रेजिंग, जब फंड लेते हैं कोई भी स्टार्टअप होता है तो ड्रोन स्टार्टअप गरुण ने 22 मिलियन रेज कर लिए हैं। बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, और कोई काम की न्यूज़ है स्पोर्ट्स में। WPL चल रहा है, उसका ऑक्शन चल रहा है और स्मृति मंधाना को बहुत सबसे ज़्यादा लिस्ट में ख़रीदा गया। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एंड कोड रखते हैं रशिया।